So hello everyone, how are you? I hope everyone will be fine. So welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I am going to start with the third colligative property, that is depression in freezing point, and this is one of the very important topic from examination point of view. So listen it very carefully so that you can understand all the basic concepts. Okay, and if you have not seen the last video that is related to the colligative properties, so you can just see the link that is given in the description box. फाइन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो पहले तो आपने इसका मीनिंग ही समझना है. डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि डिक्रीज इन फ्रीज. डिप्रेशन मीन्स कि डिक्रीमेंट या यू कैन से डिक्रीज. डिक्रीज किस में देखना है? फ्रीजिंग पॉइंट में. फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको पता कि फ्रीजिंग क्या होती है. फ्रीजिंग इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस इट चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट. कि लिक्विड स्टेट जो है ऑन कूलिंग क्या होता है कि ठंडा करने पे वो जो लिक्विड का सॉलिड बन जाता है तो हम बोलते हैं कि दैट इज़ फ्रीजिंग. उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं. अब हमने ये देखना है कि जो सॉलिडिफिकेशन होती है, ठीक है, यू कैन से जो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है. ठीक है, तो दैट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट दैट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट. कि जो सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे आके दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, उसको क्या बोले हम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है. ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हो. इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ओके एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट. कि सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के वो इक्वल हो जाता है. ओके, अब जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, व्हेन वी आर एडिंग सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द प्योर सॉल्वेंट. जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, इन द सेम वे जब आप फ्रीजिंग में भी देखोगे तो जब वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विद, एक हमने प्योर सॉल्वेंट लेना है. प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नोटिस करेंगे भी वो कितना है, एंड देन वी विल नोट डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. कि जब उस प्योर सॉल्वेंट में हम कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का नेचर ही होता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने क्या करना होता है कि वो मीन्स कि वेपर फॉर्म नहीं करता, वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. इट मीन्स कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज. कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने डाला हुआ उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिक्रीमेंट. क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है. अगर वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा तो आपको पता फ्रीजिंग पॉइंट भी तो वेपर प्रेशर के साथ ही रिलेटेड है ना. हमने अभी डिस्कस किया है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट. दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए. अगर आपने किसी में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है. अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो नो डाउट उसकी जो फर्दर वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट की उसमें भी डिक्रीमेंट आ जाता है. इसी चीज़ को अब हमने मीन्स ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस की डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को आप मीन्स की ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे. फर्स्ट आप पहले आई थिंक तुम लोगों ने नोट कर ली होगी डेफिनेशंस की. नाउ वी आर टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो यू कैन ड्रॉ दिस लाइंस. कि एक हमने इसमें क्या ले ली है, दिस इज द एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस के लोग आप क्या लोगे, दिस इज द टेम्परेचर. वी विल टेक द टेम्परेचर अलोंग दिस एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस हमने क्या लेना है, वी विल टेक द वेपर प्रेशर. वी विल टेक द वेपर प्रेशर. ठीक है, और दिस इज़ द ज़ीरो वैल्यू. ये हम मीन्स की स्टार्टिंग में ज़ीरो लेके चलेंगे. तो आपने ये अब नोट करना है कि जब भी आपके पास ना वी आर हैविंग द टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. एक हमारे पास क्या है कि प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब भी आप फ्रीजिंग को कंसिडर करते हो, ठीक है, लिक्विड स्टेट विल एग्जिस्ट एट हाइयर टेम्परेचर. जब हाई टेम्परेचर होगा तब वो लिक्विड स्टेट में वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, इट मीन्स कि जब हम उसकी कूलिंग करते जाएंगे तो जब कूलिंग करने पे उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज
डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और डिक्रीज़ होने के साथ साथ ही उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को आपने ग्राफिकली शो करना है कि सपोज वी आर हैविंग एनी मीन्स कि फर्स्ट आप जो विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लिक्विड, ठीक है। आपने जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाना वो हम लिक्विड स्टेट के लिए शो करेंगे। तो लिक्विड स्टेट, क्योंकि इस साइड आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको पता है कि अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में है, एक सेकेंडली वो प्योर है, तो दैट विल हैव द हाइयर वेपर प्रेशर, का वेपर प्रेशर हाइयर होगा, ठीक है। दैट विल एट द हाई टेम्परेचर। अगर आपने हाई टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट शो करे तो उसका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी हाई होगा। तो इसलिए जो लिक्विड स्टेट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो मीन्स की थोड़ा हम मीन्स की हाई वेपर प्रेशर पे लेंगे, ठीक है। दिस इज़ वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर कि आपने लिक्विड स्टेट के लिए जो ग्राफ शो करना है, यू नो कि विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाओगे, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने का मीनिंग है कि हम उस लिक्विड को, प्योर सॉल्वेंट जो हमारे पास है, उसको हम ठंडा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप उसकी कूलिंग करते जाओगे तो आप देख सकते हो ठंडा होने पे उसके जो वेपर्स हैं वो कम हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये जो ग्राफ है हमारा प्योर सॉल्वेंट का, ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है। दिस इज़ फॉर द लिक्विड स्टेट, ठीक है। मीन्स कि सॉल्वेंट भी प्योर है, अभी ये लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिक्विड स्टेट का इसका जो ग्राफ है, ठीक है, इट विल गो डाउन, ये डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप पीछे को लेके जा रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, इसका वेपर प्रेशर भी तो कम होगा ना। यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट था, ठीक है। जैसे जैसे आपने इसका टेम्परेचर कम किया, आपने इसकी कूलिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो द ग्राफ विल गो डाउन, ठीक है। जब आप कूलिंग करते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जब उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कि दैट लिक्विड स्टेट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द दैट सॉलिड स्टेट। जिस पॉइंट पे, ठीक है, उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट, उसको आप क्या बोलोगे? इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इन दिस वे जैसे ही आपने इसको मीन्स की कूलिंग करना स्टार्ट किया, इसका वेपर प्रेशर डाउनवर्ड डिक्रीज होता गया एंड एट सर्टन पॉइंट, सपोज दिस इज़ अ पॉइंट, जैसे आप इसको ले लो, यू कैन टेक ई दिस इज ए और ये आपका बी है, दिस इज ए बी ग्राफ, ठीक है। एट दिस पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट जो ए वाला पॉइंट है, एट दिस पॉइंट वो जो लिक्विड है इट स्टार्ट चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट। जैसे ही वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में उसकी मीन्स की कन्वर्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका जो वेपर प्रेशर वो और कम हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में तो वेपर प्रेशर वैसे तो मीन्स की काफ़ी कम होता है, कि सॉलिड स्टेट के वेपर्स की जो क्वांटिटी दैट इज़ वेरी लेस। अगर सॉलिड स्टेट वेपर्स कम बनाता है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो जब ये इसकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो वेपर प्रेशर एकदम से डाउन जाएगा। तो आपका जो सॉलिड फेस के लिए जो ग्राफ है दैट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में था। विद इन डिक्रीज इन टेम्परेचर दिस ग्राफ इज गोइंग डाउन एट पॉइंट ए। इसकी जैसे ही फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई है, ये सॉलिड मीन यहाँ पे इसकी फ्रीजिंग अभी स्टार्ट हुई है। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि एकदम से जब उसकी सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग स्टार्ट होती है तो पूरे का पूरा लिक्विड एकदम से पूरा सॉलिड नहीं हो जाता। इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। सो अलोंग दिस ग्राफ ए से लेके बाद में ये सी तक, ये क्या होगा, इसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ सी तक जाते थे पूरी फ्रीजिंग हो जाएगी। इट मीन्स जो ग्राफ आपका ए सी है दैट विल शो द मीन्स की फ्रोज़न सॉल्वेंट। ये जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज़ इन द फ्रोज़न फॉर्म, की अब वो पूरा सॉलिड हो चुका हुआ है, ठीक है। फ्रोज़न सॉल्वेंट है और ये कौन सा है? प्योर सॉल्वेंट। ये आपका प्योर सॉल्वेंट भी है और ये कौन सी स्टेट में आ गया? फ्रोज़न फॉर्म में आ गया, यू कैन से सॉलिड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इट मीन्स कि दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, द पॉइंट ए एट विच द फ्रीजिंग ऑफ द प्योर सॉल्वेंट स्टार्ट, उसको आप क्या बोलोगे? इफ़ यू जॉइन दिस, इसको अगर आप इस टेम्परेचर एक्सिस पे मीन्स की ज्वाइन करवाते हो तो इट विल गिव यू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का आपको देखा, जिसको हम TF नोट से शो करेंगे, ठीक है। ये तो चलो आपने बना लिया प्योर स्टेट के लिए कि लिक्विड स्टेट के लिए, देन आपने उसका सॉलिड फॉर्म के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नाउ यू आर टू सी कि जब भी हम मीन्स की उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने पर क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब हमने देखना है कि उसका जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है। उसको ग्राफिकली शो करने के लिए अगेन नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लिक्विड स्टेट ऑफ दैट सॉल्यूशन। के सॉल्यूशन में जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है स्टार्टिंग में तो अभी वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा ना। तो जब उसकी कूलिंग करोगे, ठीक है, कूलिंग करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सॉल्यूशन जो आपका लिक्विड स्टेट में है वो भी सॉलिड मीन्स की फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वही फ्रीजिंग पॉइंट आपने ग्राफिकली फाइंड आउट करना है।
लेट्स सी ये आपका सी पॉइंट AC था, नाउ यू कैन टेक ये हम D वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो हमने क्या किया हुआ है कि हमने पता है कि हमें ये चीज़ पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम होता है। इसीलिए जो आप प्योर सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करोगे, दैट विल लाई बिलो द ग्राफ ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट के ग्राफ के वो नीचे आपने ड्रॉ करना है, बिकॉज की सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आप उन्हें क्योंकि उसकी लो वैल्यू शो करनी है तो यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगेन आप उसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, मीन्स कि यू कैन टेक कि ये पॉइंट आपका D है, ठीक है। तो D पॉइंट से हमने अब स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, इस साइड जा रहा है, ठीक है। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर भी तो कम हो जाएगा ना जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इसीलिए जो ग्राफ है आपका डाउनवर्ड जाता जाएगा। तो यू विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग दिस ग्राफ, इसको हम ऐसे मीन्स की जॉइन एक्सटेंड करेंगे जिस पॉइंट पे जाके, सो द पॉइंट एट विच दिस जस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ दैट फ्रोजन सॉल्वेंट, जो आपका सॉलिड फॉर्म में सॉल्वेंट है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्वेंट तो सेम ही यूज़ किया हुआ है ना, तो ठीक है। तो सो द पॉइंट एट विच दिस ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन विल इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस ग्राफ फॉर जो सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये सॉल्यूशन का जो ग्राफ है दैट इज़ फॉर द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट के लिए है। और जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा मीन्स कि फ्रोज़न सॉल्वेंट के ग्राफ को। इट मीन्स कि दिस इज़ द पॉइंट, ये वो पॉइंट है एट विच द सॉल्यूशन विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू द सॉलिड फॉर्म, कि वो सॉल्यूशन भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि सॉल्यूशन की फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस पॉइंट अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करते हो, ठीक है, एंड इट विल मीट दिस टेम्परेचर एक्सिस एट द अदर पॉइंट, जिसको आप बोलोगे TF। अब ये TF हमने क्यों शो किया कि TF स्टैंड फॉर द दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जब आपने TF के ऊपर नोट लगाया था, इट मीन्स कि दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का था, और जो TF है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है। तो अब आप देखोगे ये जो डिफरेंस है, जो गैप आया जो, ठीक है, अब आप देखो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इट इज़ लाइंग एट अ लोअर वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया। इट मीन्स कि उसमें डिक्रीमेंट आ गई, आप बोल सकते डिप्रेशन हो गई है उसकी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में उसका जो मीन्स की फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ एट हायर वैल्यू। अगर आप देखो तो टेम्परेचर जो है इस साइड ऐसे इस साइड को इंक्रीज़ कर रहा है टुवर्ड द राइट साइड। इट मीन्स कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट की दैट इज़ हायर, और जो सॉल्यूशन की वैल्यू आ रही है दैट इज़ लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इट मीन्स कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इट मीन्स सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है, जो जिसका हमने भी ग्राफ ड्रॉ किया। नाउ वी विल जस्ट ड्राइव द फॉर्मूला फॉर दिस, इसका हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, किस तरह से इसको हम फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, और इसके मीन्स की हाउ कैन वी रिलेट दिस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारी एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हमने मोलर मास के साथ भी रिलेट करना है। तो बाकी जो इसके नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर दिस वी विल डिस्कस। अब इसमें आपने ये देखना कि ये जो आपका चेंज है इसको आप बोल दे सकते हो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा मीन्स ये चेंज किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन, ये डेल्टा TF, ठीक है। इट इज़ द मोलर डिप्रेशन, ठीक है, या सिंपल मोलर तो ना भी लगाओ तो चल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जब आप डेरिवेशन करोगे उसमें मोलैलिटी के साथ रिलेट करेंगे, फिलहाल आप ऐसे लिखोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी किसके इक्वल आएगी, यू नो हायर टेम्परेचर कौन सा है, हायर टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, TF नोट इज़, ठीक है, हाई, और जो सॉल्यूशन का है दैट इज़ लो।
तो आप इस केस में जो मीन्स की माइनस करोगे आप, और मीन्स की प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दोगे। इट मीन्स की जो नया वाला सॉल्यूशन बन के निकला है दैट इज़ हैविंग द लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, और ये जो उसमें डिक्रीमेंट आई है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास इस तरह से दो ग्राफ निकल के आए हैं। फर्स्ट ग्राफ इट इज़ फॉर द प्योर सॉल्वेंट इन द लिक्विड स्टेट, एंड इसी के साथ इसी कंटिन्यूटी में क्या है, प्योर मीन्स दैट इज़ फॉर द सॉलिड फेस। उसी के नीचे जो अपने सेकंड ग्राफ ड्रॉ किया दैट इज़ फॉर द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ किया है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल गिव यू दैट दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले वाला था दैट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट। तो आई थिंक दिस ग्राफ इज़ क्लियर टू यू। इस वजह से आप पेपर में ग्राफिकली अगर आपको रिप्रेजेंटेशन आती है तो हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, वी विल जस्ट रिलेट द फ्रीजिंग पॉइंट विद द अदर वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास जैसे आपने किया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द मोलल कंसनट्रेशन, वो मोलल कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इन द सेम वे हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द मोलल कंसनट्रेशन, मीन्स की नंबर मोलैलिटी पे डिपेंड करती है। मोलैलिटी पे क्योंकि इट डिपेंड्स कि हम कितना उसमें जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो ऐड कर रहे हैं। तो आप इस केस में यू कैन अगेन मेंशन कि जो डेल्टा हमारे पास ये डेल्टा TF है, ठीक है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टूवर्ड स्मॉल m स्टैंड फॉर द मोलैलिटी। ये हमने मोलैलिटी के लिए m लिखा है, इट इज़ द मोलैलिटी, ठीक है। ना यू नो कि डेल्टा TF को अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव कर देते हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो हम इसमें इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो इसको मोलैलिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के बाद यू विल हैव दिस मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम KF से शो करते हैं, KF एंड स्मॉल m, एंड दिस इज द रिलेशन फॉर दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विद द मोलैलिटी एंड दिस KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो KF का नेम क्या हो गया, KF क्या है, इट इज़ द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और आप इसको ये भी बोल सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कि समटाइम 1 मार्क्स में एग्जाम में आ जाते हैं, बट इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है। तो आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किया था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस केस में हमने करना है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो दीज आर द 2 डिफरेंट कांस्टेंट, ठीक है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हो। KF का जो दूसरी मीन्स की यू कैन आल्सो मैंशन KF, समटाइम आपको ऐसे भी मिलेगा KF इट क्या है, इट इज़ द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फाइन। and you can also define it like this कि sometime if we are having a solution which contain 1 mole of the non-volatile solute that is dissolved in the 1000 kilogram of that solvent, कि आपके पास जो solution है उसकी concentration क्या है 1 mole है, that is 1 molar solution, ठीक है। उस केस में if you put the value of m, ठीक है, इन केस m हमारे पास कितना है, if m is equal to 1, अगर m 1 होता है तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो देन डेल्टा TF विल बिकम इक्वल टू द KF, ठीक है। तो इट मीन्स की तो KF जो है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की आप डेफिनेशन लिख सकते हो इस वजह से कि मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच हैव 1 मोलर कंसनट्रेशन, जिसकी जो कंसनट्रेशन है 1 मोलर है। इट मीन्स की दैट सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर अप टू दिस। नाउ वी आर टू सी कि कई बार एग्जाम में आपको आता है हाउ कैन यू प्रूव दैट, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको इसी पॉइंट से ही यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम बता देंगे, बिकॉज कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, ये मोलैलिटी पे डिपेंड करती है। तो मोलैलिटी में क्या आता है, मोलैलिटी कंटेन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, दैट इज इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें आपसे इस वे से हम बता सकते हैं कि बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, मोलैलिटी पे ये डिपेंड करता है, तो इट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है, वी विल जस्ट सी कि हाउ दिस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट
डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज़ रिलेटेड टू द मोलर मास, कि अगर आपने मोलर मास की कैलकुलेशन करनी है तो वो आप कैसे करोगे। आई थिंक वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का किया हुआ। इन द सेम वे आपने मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला ही लिखना है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, देन आई विल स्टार्ट दिस नेक्स्ट डेरिवेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस, ओके, नाउ फाइन। सो यू नो कि मीन्स कि डेल्टा टी एफ जो है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ एंड स्मॉल एम, ठीक है। इट मीन डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इज अ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एम स्टैंड फॉर द मोलैलिटी। तो आपने करना है कि आपने मोलैलिटी के लिए ही फॉर्मूला लिखना है, उसी से ही आप इसको मोलर मास के साथ रिलेट कर पाओगे। तो मोलैलिटी यू नो क्या होती है, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट होते हैं उसको आप N2 से शो करते हो, ठीक है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो यू कैन मेंशन W1। W1 क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हमने किस में लेना है, W1 इन kgs, ठीक है। आपने मीन्स कि आपको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स, और जो इसकी डेफिनेशन अगर आप दोबारा से रिवाइज करवा लो तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज डिवाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन 1 kg। ये हमने इसका जो है ना बताना है कि ये इसकी मोलैलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपको पता है कि अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, दैट इज इसको यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय द N2। तो N2 जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं N2 की इज इक्वल टू, जब भी आपने किसी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, आई थिंक वो भी आपको पता है, इट इज़ इक्वल टू द वेट इन ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास, कि जिसके भी आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, उसका जो गिवन मास होता है W2, उसको आप उसके मोलर मास के साथ डिवाइड करोगे तो आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। यू हैव डन दिस मैनी टाइम। तो आपने W2 बाय M2 लिख देना। नीचे हमारे पास क्या है, W1 बाय 1000, ठीक है, एंड दिस इज़ द मोलैलिटी। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखो तो यू कैन राइट इट लाइक कि M हमारे पास क्या निकल के आएगा, W2 बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 1000, ओके। सो इन दिस वे वी कैन से मोलैलिटी इज इक्वल टू दिस फैक्टर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यू कैन जस्ट रिलेट इट विद द डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू के एफ, और इन प्लेस ऑफ स्मॉल एम, जो इसका स्मॉल एम आता है, ठीक है, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट दिस फॉर्मूला। ये जो भी हमने मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला लिखा है, दैट इज W2 बाय M2 W1 इंटू 1000 एंड इट इज़ अ डेल्टा टी एफ। तो ये हमने डेल्टा टी एफ दैट इज आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिख दिया है। नाउ यू नो कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मोलर मास, अगर आपने मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम ये जो मोलर मास है उसको एक साइड में ले जाएंगे, यू कैन टेक इट टू अनदर साइड, ठीक है, इसको न्यूमरेटर साइड में लेके आ सकते हैं, और बाकी जो सारे फैक्टर हैं वो हमारी दूसरी साइड से जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इट इज़ द के एफ देन W2 इंटू 1000 एंड आपने M2 की वैल्यू निकालनी, तो डेल्टा टी एफ जो है वो डिनोमिनेटर में लिख दोगे, इसकी साइड चेंज कर लोगे, तो डेल्टा टी एफ इंटू W1, ठीक है। सो बाय नोइंग दिस वैल्यू, इफ द के एफ इज गिवन टू यू एंड आपको जिसका वेट इन और वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज नोन टू यू, वो आपको न्यूमेरिकल में मेंशन किया हुआ है, और डेल्टा टी एफ है, तो आप इजीली इसमें मोलर मास उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ द मोलर मास फ्रॉम दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। पहले तो आपने इसका ग्राफ को अच्छे से समझना है, उसको ड्रॉ करके देखना है, देन यू विल जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर दैट, एंड यू कैन आल्सो ट्राई मैनी न्यूमेरिकल दैट इज गिवन इन द बुक। आप उन न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई कर सकते हो, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सी कि इन केस पॉसिबल हो तो आई विल जस्ट मेक दैट वीडियो फॉर यू, जिसमें न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लो। फाइन, सो आई होप दिस इज़ क्लियर अप टू दिस। इवन देन कोई अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इट इन द comment box so that I can take your doubts in the next video. So do subscribe this channel, like this video and share this video. So and thanks for watching this video. Thank you.